गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट एवं विसरण के संबंध में, यानी जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण निबंध लिखिए, तो ये पहला क्वेश्चन। जैसे फिर दूसरा देखो कैसे पूछ रहा है, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है और परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। और परिवार नियोजन की आवश्यकता क्या है, ये जन्म नियंत्रण के लिए प्रयोग होने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो अपेक्षाकृत अल्प समय में हुई तीव्र जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब कुछ समय में, मतलब कि बहुत कम समय में जो वृद्धि होती है, बहुत तेज़ी से अगर वृद्धि होती है, तो उस वृद्धि को हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। मतलब एक कम समय में, यानी कि बहुत कम समय में अगर ज़्यादा से तेज़ी से वृद्धि होती, तो ऐसी वृद्धि को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो यह संसाधनों के दोहन में अत्यधिक वृद्धि का पारिस्थितिक असंतुलन जैसी समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ, मतलब कि समस्याओं को जन्म देने के साथ साथ मानव के सामने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। मतलब जैसे जैसे ये जन्म वृद्धि बढ़ेगी, वैसे वैसे मानव के सामने एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, तो जैसे इसमें देखिए, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अथवा परिवार नियोजन की आवश्यकता, मतलब कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम क्या हो सकते हैं अथवा परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे देखिए कौन कौन सी जनसंख्या उत्पन्न होती है, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे खाद्य आपूर्ति की समस्या, मतलब कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो खाद्य आपूर्ति की समस्या बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे देश के समक्ष खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई है। मतलब जो चीज़ हम खाना चाहते हैं वो हमें सही टाइम से नहीं मिल पाती है और उसके लिए ज़्यादा हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये खाद्य आपूर्ति की समस्या बढ़ जाएगी अगर जनसंख्या ज़्यादा तेज़ी से अगर बढ़ती है तो इस तरह से इसमें ऐसे लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है। मतलब जो खाद्यान्न होते हैं उनका, मतलब कि वृद्धि जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि खाद्यान्न की, मतलब कि खाद्य फसलों का उपयोग बहुत कम, यानी उत्पाद हो जा रहा है और उत्पादन बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। ठीक है, और जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें खाने वालों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, तो पैदा करने वालों की संख्या बहुत कम होती है, जिसकी वजह से क्या है, उत्पादन बहुत कम हो पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। मतलब कि बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और जिससे उनकी त्वचा, मतलब कि सब बॉडी, मतलब कि जो ऑर्गन्स होते हैं पूर्ण रूप से क्या होते हैं, कुपोषित हो जाते हैं और वो काफ़ी समय के बाद भी ज़िंदा नहीं रह पाते हैं, मतलब काफ़ी दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाते और मर जाते हैं। तो ऐसे लक्षण इनमें आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या, तो इसमें क्या होता है, शिक्षा व्यवस्था की समस्या में शिक्षण संस्थाओं की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो रहा है। मतलब कि शिक्षा व्यवस्था की समस्या हो जाती है और शिक्षण संस्थानों में कमी के कारण
बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना बहुत कठिन हो जाता है और हम अच्छे से मतलब कि अच्छे विद्यालयों में नहीं पढ़ पाते हैं। उसका कारण क्या है? पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या आएगी और ज़्यादा शिक्षा आप उन बच्चों को नहीं दे सकते। अगर उनके घर में की बात करते हैं, अगर घरों में ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है, अगर घर में ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और वो अपने घर में पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, मतलब कि उनका पूरा पोषण नहीं मिल पाता है, तो ऐसे केस में और उनकी शिक्षा अधूरी हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होते हैं, शिक्षा की व्यवस्था में की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है? दूसरी बात है रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है और जैसे-जैसे क्या है रोजगार मतलब खत्म होता जा रहा है और वैसे-वैसे क्या होती है और ज़्यादा लोगों को समस्याओं का समाधान करने में कठिनाई महसूस होती है, ठीक है? तो इस तरह से क्या होता है रोजगार की समस्या जैसे जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से बेरोजगारी समस्या बढ़ती जा रही है। मतलब जैसे-जैसे क्या होगी रोजगार समस्या बढ़ेगी क्योंकि जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वैसे-वैसे बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि अगर कम जनसंख्या रहेगी तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी और उतने में ही लोग क्या होते हैं पर्याप्त रूप से काम कर सकते हैं, ठीक है? तो बेरोजगार व्यक्ति के परिवार को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बेरोजगार व्यक्ति के परिवार को विभिन्न समस्याओं का होता है जब रोजगार की समस्या होती है तो, ठीक है? अगला देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे मान लिया जाए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के सेवा समस्या परिवार में अधिक बच्चे होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी जो माँ होती है उसका स्वास्थ्य मतलब अगर ज़्यादा उनके बच्चे पैदा होते हैं माँ से, तो उनके माँ का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और वो काफ़ी दिनों तक जीवित नहीं रह पाती है। तो इस तरह से माँ को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल के अभाव में उनका उचित विकास नहीं हो पाता है और वो अपने बच्चों की देख-रेख में अपना खान-पान भूल जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए? अधिक बच्चे ना होने माँ से और जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उचित उपचार एवं औषधियों की व्यवस्था का भी अभाव रहता है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं उपयुक्त कारणों से स्पष्ट है कि परिवार नियोजन की समस्या यानी समय की आवश्यकता है, ठीक है? कि परिवार नियोजन समय की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। तो चलिए देख लेते हैं अगला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय मतलब कि जनसंख्या पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं अगला। तो सरकार ने छोटे परिवार वाले तो इसमें अगर देखते हैं तो और भी ज़्यादा वैधानिक उपाय, ठीक है? तो सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु की न्यूनतम सीमा तय की गई है। क्या है? आयु की न्यूनतम सीमा तय की गई है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष दिया गया है, ठीक है? तो करा मतलब कि सरकार ने कानून बनाकर विवाह के लिए आयु न्यूनतम मतलब कि आयु की न्यूनतम सीमा तय की गई है। मतलब तय की है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष है। तो इस तरह से लड़कियों के लिए क्या 18 वर्ष दी गई है और लड़कों के लिए 21 वर्ष दिया गया है। मतलब कि लड़कियों के 18 वर्ष तथा लड़कों को लिए 21 वर्ष दिया गया है। सरकार ने छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन हेतु भी कुछ योजनाएँ प्रारंभ की है, ठीक है? मतलब कि कुछ योजना भी बनाई है और उनके लिए जैसे कि अकेली बेटी, सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले परिवारों को छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएँ दी हैं। मतलब एक लड़की रहेगी तो उसे विभिन्न प्रकार की उनकी शिक्षा फ्री ऐसी सूचनाएँ भी ऐसी योजनाएँ भी सरकार भी चलाती है। तो बाल विवाह को कानूनन अपराध बताया है। मतलब अगर बाल विवाह मतलब कि अगर 18 से कम वर्ष में शादी करते हैं तो कानून है, अपराध है। क्या है? कानूनन अपराध है। तो इसे हमें रोकना चाहिए और उसकी शादी 18 के बाद ही करवाना चाहिए। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले में जैसे कि मान लिया जाए शिक्षा व जागरूकता जनसंख्या वृद्धि को रोकने तथा परिवार को सीमित रखने के संबंध में जनता को शिक्षित करने के
कार्यक्रम में तेजी लानी चाहिए। क्या लाना चाहिए? मतलब शिक्षा व जागरूकता, मतलब लोगों को बताना चाहिए जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के तरीके और उनको परिवार सीमित रखने के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ उनको देनी चाहिए और उसे विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के लिए उनसे उन तक उन बातों को पहुँचाना चाहिए जिससे कि वो मतलब कि जागरूक हो सके, जो शिक्षित नहीं होते हैं। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार। आर्थिक स्थिति में सुधार, जैसे लोगों को उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलने चाहिए जिससे उनके आर्थिक स्तर में सुधार हो सके। मतलब लोगों को उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलने चाहिए, मतलब और उसे उचित रोजगार भी देना चाहिए और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में क्या हो सके, सुधार हो सके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, तो परिवार को सीमित रखने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रम को बढ़ाना, परिवार को सीमित रखने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि सीमित परिवार वाले व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और मुफ्त इलाज की व्यवस्था, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता और अन्य कार्यक्रमों में प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला टॉपिक्स। तो इसमें जैसे कि देखते हैं, तो आदि तो गर्भ निरोधकों जैसे संबंधी जागरूकता और इनका मुक्त वितरण सुनिश्चित होना चाहिए। तो इसी तरह क्या है, जैसे देख लीजिए स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा। तो अगला पॉइंट है स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा। तो बालक बालिकाओं के लिए किशोरावस्था से मतलब ही स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए और जिससे वे अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे सके। यौन रोगों से संबंध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। जो यौन संचरित रोग होते हैं जैसे सिफिलिस, गोनोरिया और विभिन्न प्रकार के एड्स हैं, तो उन सभी चीज़ों की उनकी शिक्षा देनी चाहिए और उनके बारे में उन्हें बताना चाहिए। यौन रोगों के संबंध में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तो ये भी एक लक्षण होता है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, गर्भ निरोधक। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, गर्भ निरोधक अनेक प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? गर्भ निरोधक के उपाय। तो गर्भ निरोधक अनेक प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं, जैसे प्राकृतिक परंपरागत। ठीक है? पहला क्या होता है? प्राकृतिक परंपरागत। इसमें क्या होता है, यह शुक्राणु व अंडाणु का मिलन रोकने पर आधारित है। क्या है? अंडाणु, शुक्राणु व अंड के मिलन रोकने पर आधारित है। इनमें क्या है, आवधिक समय मतलब अत्यधिक संयम रखना पड़ता है। आंतरिक मैथुन व स्तनपान और अनार्तव, लैक्टेशन और एमोरिया जैसी एमनोरिया जैसी विधियां शामिल होती है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले में है जैसे कि रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड। इसमें शुक्राणु नाशक, जेली, क्रीम और वर्तिका, फोम आदि का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रायः रोधक विधि के साथ किया जाता है। तो इनका प्रयोग क्या रोधक विधि के साथ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां जैसे कॉन्ट्रेसेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रैसेप्टिव पिल्स जैसे या हार्मोन आधारित खाने की गोलियां हैं जो ऋतुस्राव मतलब कि जो मीनोपॉज या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने के 5वें दिन से 27वें दिन तक स्त्रियों को दी जाती है। कब दी जाती है? 5वें दिन से 27वें दिन तक स्त्रियों को दी जाती है। इनमें केवल प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन अथवा प्रोजेस्टेरॉन व एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। जैसे इसमें, तो इसके लिए हमें क्या देना चाहिए? विभिन्न प्रकार के जैसे हार्मोन, दोनों हार्मोन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों हार्मोन हो सकते हैं और ये दोनों हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है? तो ये हार्मोन हो सकते हैं जैसे माला डी, सहेली गोली सप्ताह में केवल एक बार ली जाती है। क्या है? सप्ताह में केवल एक बार ली जाती है। इनके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। क्या होते हैं? इनके कुछ दुष्परिणाम होते हैं
जैसे कि अवरोध, क्या है अवरोध? पहला देख लेते हैं, दुष्परिणाम भी होते हैं और बॉडी में क्या होती है, शिथिलता ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है? चौथा पॉइंट देख लीजिए, अवरोध, रोध या बैरियर। इन विधियों में किसी भौतिक यांत्रिक युक्ति द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणु के अंड या अंड के पास पहुंचना या रोक दिया जाता है। इनमें प्रमुख है पुरुषों के लिए निरोध यानी कंडोम, स्त्रियों के कंडोम, ग्रीवा या सर्वाइकल कैप या डायफ्राम आदि का, या जिसे कहते हैं कॉपर टी, तो इनका भी क्या है उपयोग में लाते हैं। पुरुषों के लिए कंडोम, स्त्रियों के कंडोम, ग्रीवा या सर्वाइकल कैप या डायफ्राम आदि या फिर कॉपर टी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे भी मतलब कि उन्हें रोका जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगले में दिया गया है जैसे अंतःगर्भाशय युक्ति, जैसे इसमें दिया गया है इंट्रा यूटरिन डिवाइस, जैसे आईयूसी होता है तो इसको इंट्रा यूटरिन डिवाइस के नाम से जाना जाता है या फिर आईयूसीडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह डॉक्टर या प्रशिक्षित नर्स द्वारा योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई जाती है। कुछ सामान्य आईयूडीसी जैसे कि कापर मोचक, क्या होता है कापर मोचक, जिसे कापर टी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, सीयू को कापर कहते हैं और टी कापर टी, और कापर सेवन जैसे क्या है उपकरण लगाए जाते हैं, और मल्टी लोड 375 ये भी लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं गर्भाशय को रोकने की, योनि मार्ग से गर्भाशय में लगाई गई एक तकनीक है, ठीक है। और जैसे अगला है औषधि रहित, इसमें औषधि रहित क्या है, लिपेस लूप, एक लूप होता है जो उसमें सर्वाइकल नलियों में लगा दिया जाता है, योनि के सर्वाइकल या फिर वाजाइना में सर्वाइकल के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक होता है हार्मोन मोचक, जैसे प्रोजेस्टासर्ट जैसे हार्मोन्स होते हैं तो उनको भी दिया जाता है, और एलएसजी भी होता है, एलएसजी 20 के नाम से भी जानते हैं, तो उनको भी हार्मोन मोचक के रूप में लगाया जाता है। तो इस तरह से उनके क्या है बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो इस तरह के लक्षण व्यक्त होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, शल्य क्रिया विधि स्थायी विधियाँ। तो शल्य क्रिया विधि वैसेक्टोमी अथवा ट्यूबेक्टोमी द्वारा स्थायी गर्भ निरोधन किया जा सकता है, मतलब कि अगर हमें स्थायी रूप से परमानेंटली या हमेशा के लिए हमें अपने गर्भ को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वैसेक्टोमी, मतलब पुरुष को वैसेक्टोमी करा सकते हैं, और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी द्वारा इसे हम रोका जा सकते हैं, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी में क्या है, महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध दिया जाता है, और जबकि इसमें क्या है वैसेक्टोमी में तो नेफ्रिन एक तरह की ट्यूब होती है जो शुक्र नलिका जिसे बोलते हैं, उसे हम क्या कर देते हैं, उसे काट कर बांध देते हैं। तो इस तरह से शल्य के द्वारा ये हो सकता है, शल्य क्रिया विधि के द्वारा इसे हम काफ़ी मतलब कि स्थायी रूप से इसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला, गर्भ निरोधकों का इम्प्लांट, ठीक है। इम्प्लांट्स होते हैं जैसे इम्प्लांट्स, गर्भ निरोधकों का इम्प्लांट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, और स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले इन इम्प्लांट को त्वचा के नीचे आरोपित किया जाता है, किसके नीचे, त्वचा के नीचे आरोपित किया जाता है, या फिर कह सकते हैं हार्मोन आधारित यह इम्प्लांट कई वर्ष तक अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्य करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में जैसे मान लिया जाए अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसे दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम क्या है, इसका कारण व लक्षण बताइए कि माँ की उम्र 40 के होने के बाद डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा होने की संभावनाएं अधिक क्यों होती है। डाउन सिंड्रोम के लक्षण कब पैदा होते हैं, 40 के होने के बाद डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे होने की संभावनाएं अधिक होती है, ठीक है। मतलब कि बच्चे से डाउन सिंड्रोम के लक्षण पैदा तभी होते हैं जब माँ क्या होती है 40 के बाद की होती है, तब अगर उसके माँ बनती हैं तो उनमें डाउन सिंड्रोम के लक्षण ज़्यादा चांस है आने के होते हैं, ठीक है। तो अगला इसमें देखें तो डाउन सिंड्रोम की मंगोलियाई जड़ता क्यों कहते हैं,
अथवा दूसरा है ऑटोसोमल ट्राइसोमी की दो उदाहरण दीजिए। इनमें गुणसूत्रों की संख्या या असमानताएं बताइए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में 21वें मतलब क्रोमोसोम की त्रिसूरता एक अतिरिक्त प्रति के कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या है और ये इस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जैसे देखिए अगले क्वेश्चंस में इसमें बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम है क्या। ठीक है, डाउन सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं। तो मनुष्य का एक गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार है। क्या है, एक गुणसूत्रीय आनुवांशिक विकार है जो 21वें अलिंग सूत्र या ऑटोसोम की त्रिसूरता या ट्राइसोमी के कारण होता है। और व्यक्ति में 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी होने के कारण कुल गुणसूत्र संख्या 47 होती है। कितनी? 3 कॉपी होने के कारण कुल गुणसूत्र संख्या 47 होती है। अर्थात वह असुगुणित, क्या बोलते हैं, असुगुणित या फिर अन्यूप्लॉइड, क्या बोलते हैं, अन्यूप्लॉइड होता है। तो इसका वर्णन सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने किया था। कौन किया था? लैंगडन डाउन 1866 ने किया था। लैंगडन डाउन ने क्या किया था? इसका वर्णन किया था। किसका? डाउन सिंड्रोम का, लैंगडन डाउन। ठीक है, और फिर उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं। तो डाउन सिंड्रोम के लक्षण पहले देख लेते हैं। ये तो मंद बुद्धि हो सकता है, मतलब कि मंद बुद्धि का हो सकता है, और प्रभावित शारीरिक वृद्धि, लगातार या आंशिक रूप से मुंह खुला हुआ, पलकों किनारे झुके हुए, मतलब पलकों के किनारे झुके हुए, और हथेली पर मोटी लाइन व गोल सिर होता है। तो मतलब ये डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। ठीक है, तो मतलब उनको लार निकलना और लार बहते रहना, है ना, तो ये सारे लक्षण होते हैं। और मंद बुद्धि का होना, है ना, और उनकी गालों में झुर्रियाँ पड़ी होना और गाल को लटका होना, है ना, तो ये सारे लक्षण होते हैं। माथा को चपटा होना, तो ये विभिन्न प्रकार की लक्षण आते हैं। ठीक है, इस सिंड्रोम के चेहरा मंगोलों के समान होता है। कैसे होता है? जब मंगोल एक जाति होती है और मंगोलों के समान ये दिखते हैं, आंखें तिरछी होती है। इसी कारण इस सिंड्रोम को मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मंगोलियाई जड़ता क्या होती है। ठीक है, तो आपको मंगोलियाई जड़ता को ये डाउन सिंड्रोम के ही लक्षण से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको मंगोलियाई जड़ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। जैसे इसका कारण युग्मक निर्माण के समय होने वाले अर्धसूत्री विभाजन में 21वें अलिंग सूत्र का अलग न हो पाना, मतलब 21वें अलिंग सूत्र का अलग न हो पाना, यह घटना नॉन डिस्जंक्शन, क्या है, डिसजंक्शन कहलाता है। माँ के 40 और वायु प्लस व आयु का होने पर नॉन डिजेक्शन जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और अधिक आयु की कोशिकाएं गुणसूत्री विकारों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। और स्त्री में अर्धसूत्री विभाजन का प्रारंभ तभी हो जाता है जब वह अपने माँ के गर्भ में होती है। तो मतलब स्त्रियों में अर्धसूत्री विभाजन तभी संभव हो जाता है जब वह अपने माँ के गर्भ में होती है। ठीक है, तो एडवर्ड सिंड्रोम भी ऑटोसोमल ट्राइसोमी के कारण ही होता है। ठीक है, और ये 40 प्लस आयु में ही अगर ऐसे माँ बनती हैं तो उनमें ऐसे लक्षण आने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 18वें जोड़ी। तो 18वें जोड़ी में जैसे कि गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण यह सिंड्रोम उत्पन्न होता है। क्या होता है? ट्राइसोमी के कारण, 18वें जोड़ी गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण यह गुणसूत्र पैदा हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। जैसे इसमें दिखा है, लाल हरी वर्णांधता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों स्पष्ट होती है। लाल हरी वर्णांधता मतलब लाल हरे वर्णांधता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होता है। तो चलिए देख लेते हैं।
लाल हरी वर्णांता, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन इसमें पूछा था, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो लाल हरी वर्णांतता जैसे एक यक्ष लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, क्या है, यक्ष लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। और महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होने के कारण, क्या है, महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होने के कारण यह क्या होता है, समयुग्मजी होता है, होमोक्रोमोसोम्स होता है, क्या है, होमोक्रोमोसोम्स होता है, यह समयुग्मजी होता है। और समयुग्मजी अवस्था में प्रकट नहीं होता क्योंकि समान एलिल एलिल प्रभावी होता है, क्या होता है, समान एलिल। जैसे मान लिया जाए कैपिटल टी टी है तो ये समान एलिल कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, कैपिटल टी टी समान एलिल। अगर मान लिया स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे तो ये मतलब कि विषम गुणसूत्र होते हैं, विषम युग्मजी होते हैं, और ये समयुग्मजी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लक्षण इनमें आते हैं। तो कहते हैं पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पुरुषों में केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। अतः पुरुषों में दूसरा अर्थात वाई क्रोमोसोम इसका समजात नहीं होता है, फलस्वरूप पुरुषों में यह अभिव्यक्ति हो जाता है। स्त्रियों में रोग की अभिव्यक्ति के लिए उनका रोगकारी जीन के लिए समयुग्म की होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में बहुत कम होती है। अगर मान लिया जाए, अगर मतलब कि वाई गुणसूत्र मतलब यहाँ पे ज़्यादा तक तो यक्स पे क्या होता है, यक्स क्रोमोसोम पे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो यक्स क्रोम क्या होता है, जब यहाँ पे हम दोनों क्रॉस कराते हैं तो यक्स के लक्षण ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो यक्स यक्स ज़्यादा बनते हैं, तो मतलब कि जब यक्स यक्स दो बन जाएंगे तो इसमें से जो लक्षण होंगे, मतलब महिलाएं ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें लक्षण ज़्यादा पैदा होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला, अलिंग सूत्र या दैहिक तथा लैंगिक गुणसूत्र में भिन्नता कीजिए, ठीक है। तो जीवों में प्रायः दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने, एक कायिक गुणसूत्र होते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑटोसोम, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, कायिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसे हम ऑटोसोम, तथा एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, दो होते हैं, एक ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो नाम के अनुरूप कायिक गुणसूत्र दैहिक लक्षणों तथा लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो मतलब कि गुणसूत्र काय के लक्षण बताते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र क्या करता है, सेक्स को निर्धारित करता है, मतलब कि कौन सा लिंग है, ठीक है। तो उस लिंग का निर्धारण कौन करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स करते हैं। तो द्विगुणित जीवों की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों में पाए जाते हैं, कितने, तो मतलब जो गुणसूत्र होते हैं और वो कोशिका में गुणसूत्र पेयर्स के रूप में पाए जाते हैं, किसमें, 23 जोड़ी, जैसे कितने, 23 जोड़े। लिंग गुणसूत्र के जोड़े में गुणसूत्र समान भी हो सकते हैं, ठीक है, व असमान भी, जबकि कायिक गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र समान ही होते हैं, क्या होते हैं, जो कायिक गुणसूत्र होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जिसमें क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो समान गुणसूत्र समजात या होमोलोगस, जबकि असमान गुणसूत्र हेट्रोसोम्स कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, हेट्रोसोम्स कहलाते हैं। तो मनुष्य में 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं, कितने, 22 जोड़ी, मतलब कि 44, कितने गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र, मतलब कि सोमैटिक होते हैं, क्या है, ऑटोसोम्स कहते हैं, जिसे कायिक गुणसूत्र के नाम से। और इसके अलावा जो और गुणसूत्र होते हैं 22 जोड़े होते हैं, कितने, 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र होते हैं, जिसे, ठीक है। और इसमें क्या है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र में एक बड़ा छड़नुमा यक्ष गुणसूत्र तथा दूसरा अपेक्षाकृत छोटा वायु गुणसूत्र कहलाता है। तो स्त्रियों में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहीं तक है आपका, ठीक है। तो ये क्लास ख़त्म करते हैं, थैंक यू।